Hello students, this is part 4th of Unit 5th of BSc Nursing 4 SEM Adult Health 2nd Nursing Management of Patient with Burn and Reconstructive and Cosmetic Surgery. This is part 1 of Management of Patient with Burn. So how we are going to manage the patient with burn in this video we will discuss. Okay, सो मैनेजमेंट में सबसे पहले है कि हमें ये पता होना चाहिए कि बर्न जो है स्मॉल बर्न है या लार्ज बर्न है। ठीक है, तो स्मॉल बर्न और लार्ज बर्न के लिए क्या है, अकॉर्डिंग टू टीबीएसए एक तो हमने ये पता कर लिया कि टीबीएसए जिसकी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्या होता है, रूल ऑफ 9 हमने डिस्कस कर लिया था। अब स्मॉल बर्न जो होता है, जब हमारा जो बर्न होता है 25% से अगर लेस आ रहा है, ठीक है, 25% ऑफ बर्न से लेस आता है तो वो हमारा स्मॉल बर्न हो गया। वेयर एज अगर वो ग्रेटर आ रहा है 25% से तो वो हमारा लार्ज बर्न के अंदर आता है। उसी अकॉर्डिंग हम मैनेजमेंट करेंगे, उसी अकॉर्डिंग हम आरएल देते हैं पेशेंट्स को। नाउ अगर पेशेंट क्या है, प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट हम देखेंगे। ठीक है, प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट में क्या है, जब पेशेंट को हॉस्पिटल लाने से पहले हॉस्पिटल ले जाने से पहले हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले जो है, रेस्क्यूअर शुड अवॉइड इंजरी हिमसेल्फ। अब जो बचाने वाला है, ऐसा नहीं है कि किसी को बचाने के लिए जो रेस्क्यू कर रहा है वो खुद को ही अपने आप को इंजरी कॉज कर दे, वो खुद ही बर्न हो जाए। तो जो रेस्क्यूअर होना है उसको सबसे पहले खुद को बचाना है। ठीक है, अवॉइड करनी है इंजरी हिमसेल्फ, खुद को कोई चोट नहीं पहुंचानी है। सेकेंड क्या है, रिमूव द पेशेंट फ्रॉम द सोर्स ऑफ इंजरी। ऑब्वियसली जो सोर्स ऑफ इंजरी है, जो भी जहां से भी इंजरी हो रही, लगता है जहां कहीं आग लग रखी है, सबसे पहले तो उसको आग से निकालना है, या फिर कोई और चीज की वजह से वो बर्न हो रहा है तो सब उसका कपड़ा जल रहा है। ठीक है, उसका कपड़ा जल रहा है तो उस कपड़े को रिमूव बाहर निकालेंगे ना, तो सोर्स ऑफ इंजरी को हमें हटाना है। स्टॉप बर्न प्रोसेस, बर्न को रोकना है हमें। जितनी भी हमारे बर्निंग क्लोथ्स होंगे उसको हटाना है। ज्वेलरी, वॉच, बेल्ट्स को हमें रिमूव करना है, मतलब उसको पूरा का पूरा रिमूव कर देना है जिस भी चीज से, क्योंकि और जो कंडीशन है और खराब ना हो, उससे कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए। क्योंकि हम ज्वेलरी, वॉच, इनमें कहीं ना कहीं हमारे इन्फेक्शन होने की चांसेस हो सकते हैं इनकी वजह से, तो उनको हम क्या करेंगे, फटाफट रिमूव कर देंगे। ठीक है, हम उसके बाद क्या करेंगे, प्योर एम्पेल्ड वाटर ऑन बर्न्ड एरिया। सो जो बर्न एरिया है, जहाँ पे बर्न अकर हुआ है, वहाँ पे हमें कौन सा वाटर डालना है, एम्पेल वाटर प्योर करना है। ऊपर से हमें डालना है एम्पेल वाटर। ठीक है, एम्पल वाटर मतलब कि जो वाटर हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए करते हैं, मतलब हमारा नॉर्मल वाटर। देखिए जो इसमें होंगे, हम आइस बिल्कुल नहीं लगाते हैं बर्न एरिया पे। ठीक है, आइस और आइस पैक्स हमें नहीं लगाना है, क्योंकि इससे जो हो सकता है, स्किन इंजरी हो सकती है और ज्यादा कंडीशन वर्स हो सकती है, हाइपोथर्मिया हो सकता है। इसलिए हमें सिर्फ एम्पल वाटर, मतलब जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर वाटर होता है, हम उसे यूज करना है। ठीक है, अब कहीं भी अगर पेशेंट को केमिकल बर्न हो रहा है, ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा नॉर्मल बर्न के लिए हम क्या करेंगे। केमिकल बर्न हो रहा है तो सबसे पहले सैचुरेटेड क्लोथ्स रिमूव करेंगे, मतलब कि जो कपड़े पहने हैं जिसमें एसिड गिर रखा है, जिसमें एल्कलाई गिरी है, वो रिमूव करने हैं वो क्लोथ्स। देन जो होता है, ब्रश स्किन इफ एजेंट इज पाउडर। ठीक है, उसको क्या करना है, अगर एजेंट कोई पाउडर की वजह से हमें बर्न हो रहा है, कोई पाउडर केमिकल पाउडर है जिसकी वजह से बर्न हो रहा है, तो उस पाउडर को हमें क्या करना है, ब्रश करना है, इसका मतलब उसे झाड़ना है। ठीक है, देन इरिगेट कॉपियस अमाउंट ऑफ वाटर टू बी स्टार्टेड एंड कंटिन्यूड इन हॉस्पिटल। इरिगेट करना है कॉपियस अमाउंट, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर से उसको साफ करना है, इरिगेट करते रहना है। ठीक है, स्टार्टेड करना है और तब तक करना है कंटिन्यूड इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में भी उसे कंटिन्यूड ही रखना है। ठीक है, अगर केमिकल बर्न होता है तो। नाउ अगर कोई इलेक्ट्रिकल बर्न होता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल बर्न के लिए हम, अगर इलेक्ट्रिकल बर्न है तो सबसे पहले तो हमें उसे ऑफ करना है जिसके थ्रू करंट लग रहा है। ठीक है, देन हमें नॉन कंडक्टिंग और इंसुलेटर आइटम्स टू सेपरेट द विक्टिम्स फ्रॉम सोर्स। हमें क्या करना है, तो मतलब कि हमें जो नॉन कंडक्टर और इंसुलेटेड आइटम्स होते हैं उसके थ्रू पेशेंट को
मतलब जो विक्टिम है उसको सोर्स से हटाना है। अगर कहीं स्विच बोर्ड से करंट लग रहा है तो हमें ऐसा नहीं है कि अपने हाथ से हटा देना, नहीं, हमें नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर्स आइटम्स को यूज करना है, क्योंकि ये जो मटेरियल्स होते हैं ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो को रेजिस्ट करते हैं, रोकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक्स हो गए या फिर जो हम जो यूज करते हैं तो वो, ठीक है। अब हमें जो बर्न एरिया है वहां पे कोई भी लोशन, पाउडर, ग्रीस, घी, बटर, कुछ भी आइटम का यूज नहीं करना है, टूथपेस्ट और कोई भी स्टिकी एजेंट्स का यूज नहीं करना है बर्न और वुंड एरिया पे, ठीक है। प्रिवेंट कंटेमिनेशन, wrap the burn part in a clean dry sheet and cloth। मतलब कि कंटेमिनेशन मतलब होता है कि किसी भी केमिकल जो कंटेमिनेटेड वो हो जाता है उसका खराब नहीं होने देना, कंटेमिनेटेड नहीं होने देना है, इसलिए कुछ हो ना जाए, मतलब ओपन नहीं रखना है, सिंपली उसे रैप करना है उस बर्न एरिया को पेशेंट के, और क्लीन शीट से, ना कि किसी गंदे कपड़े से, वरना वो और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, ठीक है। और कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज से हमें बचाना है उसको, ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग एसिड से हमें उसे बचाना है। जो नेक्स्ट है फेज ऑफ बर्न मैनेजमेंट। अब हम हॉस्पिटल में आ चुके हैं, पहले पोस्ट हमने पढ़ लिया हमें क्या क्या करना था। अब जब बर्न हुआ है तो हम एज अ नर्स हॉस्पिटल में क्या करेंगे, ठीक है। अब देखिए इमरजेंट और रेस्क्यूएटिव फेज होता है, ये जो 24 to 48 आवर्स होता है ये बहुत ही क्रूशियल स्टेज होती है, इसमें हमें सब कुछ पेशेंट को जो प्रोवाइड करा सकते हैं वो सब प्रोवाइड कराना है। सबसे पहला हमारा मेंटेन होता है वाइटल ऑर्गन फंक्शंस एंड परफ्यूजन। जो हमारे वाइटल्स ऑर्गन्स होते हैं, ब्रेन, लंग्स, हार्ट, किडनीज, ये वाइटल्स, लीवर, जो ये होते हैं, इन वाइटल ऑर्गन्स को हमें मेंटेन करके रखना है। अगर हमारे वाइटल्स ऑर्गन कहीं फेल हो गए तो हमें जो कंडीशन है उसमें और प्रॉब्लम आ सकती हैं, कहीं पेशेंट की कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाएगी। उनमें प्रॉपर परफ्यूजन हो रहा हो उनमें प्रॉपर उन्हें ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो हो रहा है मतलब प्रॉपर हमारा रेस्पिरेशन हो, मतलब सही तरीके से परफ्यूजन मीन जो हमारा ब्लड है जो सर्कुलेट होगा, हमारे प्रॉपरली सर्कुलेट हो रहा हो हमारी बॉडी में, और सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम और हमारे ऑर्गन टिश्यूज में प्रॉपरली वो टिश्यूज में जा रहा हो ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है। देन हमें ABC हमें जो होता है एसेस करना है तुरंत। पेशेंट आया, हमने सबसे पहले उसके वाइटल ऑर्गन का देखा, फंक्शन कर रहे हैं नहीं कर रहे, परफ्यूजन सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, देन तुरंत हम उसका ABC चेक करेंगे, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, कि पेशेंट सही से है नहीं है, कहीं इसकी जो एयरवे है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ गया, कहीं ब्रीथिंग में डिफिकल्टी नहीं हो रही है, सर्कुलेशन प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा है। ऐसा प्रोवाइड करने के तुरंत बाद हमें उसे ET ट्यूब, अगर उसे जरूरत है ET इंट्यूबेशन करना है। हमें ET इंट्यूबेशन एक मेथड होता है जिसके थ्रू जो हम होता है ET ट्यूब जो होता है, जिसके जो वेंटिलेटर से कनेक्टेड होता है, उसके थ्रू पेशेंट जो होता है ऑक्सीजन ले पाता है, उसके लंग्स तक ऑक्सीजन सप्लाई करता है पूरा, ठीक है। और वेंटिलेशन में हम उसे रखना है, 100% वेंटिलेशन में रखना है। ऑक्सीजन इफ साइन एंड सिम्टम, अगर कोई एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का है, लाइक प्रोग्रेसिव हॉर्सनेस हो रही है, तो अब हमें ET ट्यूब करना कब है, तो ये वो कंडीशन है। सबसे पहले ABC चेक किया, अगर एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो प्रोग्रेसिव हॉर्सनेस हो रही है, तो अगर इनहेलेशन हमें लग रहा है पेशेंट को इनहेलेशन इंजरी हुई है, कोई स्मोक है, कोई कार्बन मोनोऑक्साइड उसने इनहेल कर दिया, कोई टॉक्सिन इनहेल कर दिया है, तो हम उसको वेंटिलेटर में रखेंगे ET ट्यूब के थ्रू, ठीक है। अगर हमें कॉन्शियस पेशेंट रैपिडली डिटोरिंग पेशेंट हो गया है, अनकॉन्शियस हो गया पेशेंट, मतलब वो कॉन्शियसनेस से नहीं हो से अनकॉन्शियस हो गया है बर्न के बाद रैपिडली, तो हम क्या करेंगे ET ट्यूब देंगे, ठीक है। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, कोई बर्न हो रहा है उसके फेस या नेक पे, तो देंगे। एक्सटेंसिव बर्न है, अगर हमारा TBA से मोर देन 40% निकलता है तो भी हमें उसे वेंटिलेटर देना है। नाउ अब हमें देखना है कि कलेक्ट करनी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि कहाँ से हुई इंजरी, कब हुई इंजरी, और कैसा एरिया में हुई थी, केमिकल इंजरी थी, क्लोज स्पेस था, कैसा था, ये सब हम उससे पूछेंगे, ठीक है। कब कितनी टाइम तक का था वो इंजरी, ड्यूरेशन कितना था उसका, हम ये
देन उसके बाद हम क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हम हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे, सर से लेके पाँव तक। देन न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, देखेंगे कहीं पेशेंट अनकॉन्शियस तो नहीं है, उसका जीसीएस चेक करेंगे, ठीक है, लैब वैल्यूज चेक करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स का चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे डिसबैलेंस होंगे, क्योंकि हमारा जो फ्लूइड है वो लॉस हो रहा है, तो हम इसके इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करेंगे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो प्रॉपर है नहीं है, ठीक है। देन सीबीसी, हीमोग्लोबिन, कितना ब्लड लॉस हो रखा है या कितना हमारा जो प्रोथ्रोम्बिन का लेवल है वो सब चेक करेंगे। बीयूएन एंड पल्मोनरी देखेंगे। बीयूएन हम इसलिए देख रहे हैं ताकि कहीं किडनी में तो कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ गई। पल्मोनरी असेसमेंट करेंगे हम। पल्मोनरी असेसमेंट क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें लंग्स का पता चल सके, कोई इनहेलेशन इंजरी की वजह से कोई दिक्कत तो नहीं आई है। देन हम क्या करेंगे, एबीजी एनालिसिस करेंगे। एबीजी एनालिसिस करेंगे, आर्टियल ब्लड गैसेस देखेंगे, एसिडोसिस चेक करेंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो नहीं हुआ है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो नहीं हुआ है, एल्कलोसिस तो नहीं हुआ है, जो कि हम आगे फर्दर एक बनाएंगे वीडियो जिसमें एबीजी एनालिसिस में आपको बताऊंगी, ठीक है। देन चेस्ट एक्सरे देखेंगे हम पेशेंट का कि कोई इंजरी तो नहीं हुई है हमारे चेस्ट में। देन कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन देखेंगे। कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है कि हम हीमोग्लोबिन में कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड तो मिक्स नहीं हो गया है, जब वो मिक्स हो जाता है तो कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म कर देता है, तो वो चेक करने के लिए। देन फ्लूइड रेसिस्टिकेशन करेंगे। फ्लूइड रेसिस्टिकेशन में क्या करेंगे हम? फ्लूइड रेसिस्टिकेशन में देखेंगे कि पेशेंट को कितनी फ्लूइड की जरूरत है और किस तरह से है, ठीक है। फ्लूइड रेसिस्टिकेशन में टू रिप्लेनिश द फ्लूइड, जो लॉस हुआ है बर्न इंजरी में, वो हम जो फ्लूइड लॉस हुआ उसके बदले हम फ्लूइड वो करेंगे। अब कैसे करेंगे? एक हर्टमैन सॉल्यूशंस और रिंगल लैक्टेट्स के थ्रू हम इसको देंगे, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इमरजेंसी फेज में अदर क्या इंटरवेंशंस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, लार्ज गॉज लेंगे आईवी कैथेटर का और सेंट्रल लाइन इंसर्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि हम ना ज़्यादा से ज़्यादा जो लार्ज गॉज और जो वो होंगे वो क्या करेंगे, उनकी जो फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी की जो भी फ्लूइड है वो ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जा पाएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड उन्हीं के लिए होते हैं जो लार्ज गॉजेस होते हैं। वो क्यों होते हैं? ताकि जो फ्लूइड जो फ्यूज हो रहा है वो ज़्यादा जल्दी हो सके, ठीक है, ताकि हमारा जो फ्लूइड लॉस हुआ है उसी की उसको फटाफट रिप्लेस कर सके, ठीक है। फॉलिस कैथेराइजेशन करेंगे। यूरिन आउटपुट हम बार बार चेक करते रहेंगे। फॉलिस कैथेराइजेशन क्यों करें? फॉर यूरिन आउटपुट। हम क्या करना है, यूरिन आउटपुट चेक करना है कि हमें पता होना चाहिए हमने ताकि हम फ्लूइड जो हमारा यूरिन आउटपुट चेक करके रख सके, ठीक है। जो हमें पता होना चाहिए कि इतना पेशेंट को फ्लूइड दिया था तो इतना फ्लूइड निकला, ठीक है। हमें उसको मेंटेन करके रखना है फ्लूइड चार्ट जो होता है पेशेंट का, ताकि पता चल सके कितना पेशेंट को फ्लूइड दिया जा रहा है और कितना उसका निकल रहा है, ठीक है। एनजी प्लेसमेंट करेंगे, एनजी ट्यूब इंसर्शन करेंगे। क्यों? ताकि कोई भी एस्पिरेशन ऑफ प्रिवेंट कर सके, एस्पिरेशन और वॉमिटिंग से, मतलब ऊपर को जो आ जाता है जो भी वो हो सके, एस्पिरेशन और वॉमिटिंग से प्रिवेंट करने के लिए। टेटनस प्रोफिलैक्सिस के हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, टेटनस प्रोफिलैक्सिस क्यों जरूरी है और हमें कब कब टेटनस प्रोफिलैक्सिस देनी है। आईएम के थ्रू हम टिटनेस देंगे, ठीक है। हम इंट्रामस्कुलरली हम इसको देंगे टिटनेस टॉक्सॉइड को। देन वेइंग द पेशेंट रेगुलरली, हम पेशेंट का वेट चेक करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि बर्न के बाद फ्लूइड लॉस होगा, एडिमा तो नहीं हो रहा है पेशेंट को, क्योंकि एडिमा होगा तो पेशेंट का वेट इंक्रीज हो जाएगा, तो हमें रेगुलरली उसका पेशेंट का वेट चेक कर रहा है, हिस्ट्री लेनी है और फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। नाउ द असेसमेंट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ फ्लूइड रेसिस्टिकेशन। हमें क्या क्या फ्लूइड रेसिस्टिकेशन के लिए, हम सब पहले यूरिनरी आउटपुट, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, यूरिनरी आउटपुट चेक करते रहेंगे ताकि कितना फ्लूइड दिया और कितना फ्लूइड बाहर निकल रहा है, ठीक है। डेली वेट चेक करेंगे एडिमा के लिए। देन वाइटल साइंस चेक करेंगे, पेशेंट की हार्ट रेट और बीपी चेक करते रहेंगे, कहीं हाइपोटेंशन तो नहीं हो रहा है, हाइपरटेंशन तो नहीं हो रहा है, ठीक है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करेंगे। लेवल ऑफ कॉन्शियस किससे चेक करते हैं हम? जीसीएस से, ग्लासगो कोमा स्केल से हम पेशेंट का क्या करते हैं, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करते हैं। लैब वैल्यूज चेक करेंगे पेशेंट के, केएफटी देखेंगे, कहीं किडनी फंक्शन टेस्ट तो पेशेंट का
BUN लेवल, सीरम कैरेटीन लेवल जो है इंक्रीज तो नहीं हो गया है, कहीं एक्यूट किडनी डिस्ट्रेस तो नहीं है, और अदर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट्स का चेक करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स हाइपोनाइट्रेमिया तो नहीं है, हाइपोनाइट्रेमिया तो नहीं हो गया है, हाइपरकैलेमिया तो नहीं है, हाइपरकैल्शियमिया तो नहीं है, या हाइपो तो नहीं हो गया है। ये सब चेक करने के लिए हम लेवल का चेक करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है हम पेन मैनेजमेंट करेंगे। पेन मैनेजमेंट में हम पेशेंट को जो है आईवी एडमिनिस्टर करेंगे, पेशेंट को पेन ऑब्वियसली जब बर्न हुआ है पेन तो होना ही है, तो पेन के लिए हम एनाल्जेसिक देते हैं। क्या देते हैं? एनाल्जेसिक्स मेडिकेशन होते हैं। एनाल्जेसिक्स कब देते हैं? जब पेशेंट को एनाल्जेसिक कब देंगे? एनाल्जेसिक कंडीशन में देते हैं पेशेंट को पेन हो रहा होता है, पेन की कंडीशंस में एनाल्जेसिक देते हैं, जैसे कि हाई ओपियोइड्स देते हैं, जिसमें मॉर्फिन सल्फेट हो गया, ये हम हाई लेवल ऑफ वो होते हैं मेडिकेशन की, बहुत ज्यादा हाई, मतलब ये नार्कोटिक्स के अंदर आता है, वैसे तो ओपियोइड्स और मॉर्फिन जो होती है वो नार्कोटिक्स के अंदर आते हैं, ठीक है। ये पेन के लेवल को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। नाउ अगर हमें जो होता है जैसे कि ये तो बहुत हाई अमाउंट में बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है, हम केस में लेते हैं, जैसे कम पेन होता है तो हम दे सकते हैं टैबलेट या टैबलेट आईबुप्रोफेन दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह के मेडिकेशन दे सकते हैं। नाउ अब हमारा पेशेंट इमरजेंसी से हो गया है, ठीक है, अब इमरजेंसी खत्म हो गया, पेशेंट का बर्न तो स्टिल है ना, स्टिल बर्न है, तो उसके लिए हम वुंड की केयर करेंगे, पेशेंट की वुंड को हमें चेक करते रहना है, क्योंकि इन्फेक्शन होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं इस वक्त, क्योंकि अब वो जो वुंड है वो ओपन है, हमारी स्किन प्रिवेंट करने के लिए नहीं है, क्योंकि वो जल चुकी है, जो स्किन आउटर एपिडर्मिस होती है वो प्रिवेंट करती है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर आने से। अब वो जल चुकी है तो उसको प्रिवेंट करने कौन करेगा? अब वो सीधे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके अंदर हमें डिजीज कॉज कर सकते हैं, तो हमें इस वक्त वुंड केयर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। आफ्टर एयरवे बिकम पैटेंट, हमारी एयरवे ठीक हो जाता है, एडिक्वेट सर्कुलेशन सब कुछ सही है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट की सही है, और सब कुछ सही है। अब हमारी बारी आती है वुंड केयर की, ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, इन्फेक्शन को रोक सकें, इन्फेक्शन ना होने दें वुंड केयर का, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, जहां पे भी बर्न हुआ है उसका क्लीन करना जरूरी है, हाँ जरूरी है, अच्छे से क्लीन करेंगे तभी तो कुछ होगा ना। डेब्राइडमेंट करेंगे हम पेशेंट की, क्या करेंगे? डेब्राइडमेंट। डेब्राइडमेंट क्या होता है? हमारे जो डेड टिश्यूज होती हैं, जो भी डेड स्किन्स होती हैं, सॉरी जो डेड जो होते हैं हमारे और डैमेज और इन्फेक्टेड टिश्यूज होते हैं, उनको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, और हीलिंग को प्रमोट करने से क्या होता है हमारे डेब्राइडमेंट, जो भी डेड टिश्यूज होंगे, गंदे डेड टिश्यूज होंगे, डैमेज हो चुके होंगे, तो हम उनको रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे, डेब्राइडमेंट करें। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं अपने पुराने लेक्चर्स में, आपने नहीं देखे तो प्लीज पहले जाकर आपने देखिए, जिससे कि आपको ये जो टॉपिक्स हैं ये ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। डेब्राइडमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे? टॉपिकल एजेंट्स लगाएंगे। टॉपिकल एजेंट्स क्या होते हैं? जो हम लोशंस और ये सब होते हैं टॉपिकल, जो हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। नाउ हम डेब्राइडमेंट के बाद हम क्या करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ टॉपिकल एजेंट्स। टॉपिकल एजेंट्स क्या होते हैं? जो हमारे स्किन के ऊपर जो हम अप्लाई करते हैं उनको हम टॉपिकल एजेंट्स कहते हैं, ठीक है। जो भी चीजें हम स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, हम हम उसे स्वॉलो नहीं कर रहे हैं, उसे हम आईवी के थ्रू नहीं दे रहे हैं। हमारे 3 मेथड्स होते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है, तो उसमें से टॉपिकल एजेंट्स एक होता है, टॉपिकल एक वो होता है जो हम स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि लोशंस हो गए, ऑइंटमेंट्स हो गए, देन क्रीम्स हो गए, वो टॉपिकल एजेंट्स होते हैं जो हम स्किन या फिर बॉडी के अंदर बिना और चीज के हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। देन टॉपिकल एजेंट्स हम लगाएंगे जैसे कि एंटी माइक्रोबियल होंगे, जो ठीक है, एंटी माइक्रोबियल जो होंगे, एंटी माइक्रोबियल होंगे, क्या होंगे? एंटी माइक्रोबियल होंगे, सॉरी, हाँ ठीक है। देन वो क्या होंगे? हमारे एंटी माइक्रोबियल्स होंगे, लाइक जो माइक्रोब्स से प्रिवेंट करने के लिए हम इनको लगा रहे हैं, तो वो हमारे एंटी माइक्रोबियल होंगे, लाइक सिल्वर सल्फेडाइजिन एंड सिल्वर नाइट्रेट। ये 2 ऑर्नामेंट आप याद कर, 2 क्रीम्स या जो भी हैं ये, इनको आप याद कर लीजिए ताकि आप आराम से लिख सके, ठीक है। देन ड्रेसिंग करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे उसके बाद उसका अच्छे से ड्रेसिंग करेंगे जिस तरह से उसके ड्रेसिंग की नीड है। तो अगर बर्न वुंड केयर की बात करें तो सबसे पहले उस वुंड को हम क्लीन करेंगे, ठीक है, किसी भी अच्छे से हम उससे क्लीन करेंगे उस वुंड को, ठीक है। वुंड को क्लीन करने के बाद उसकी डेब्राइडमेंट करेंगे, जो भी डेड और डैमेज टिश्यूज होंगे उसको हम रिमूव करेंगे। देन एप्लीकेशन एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स लगाएंगे, टॉपिकल एजेंट्स लगाएंगे ताकि कोई भी माइक्रोब उस पर अटैक ना कर सके। देन उसके बाद अच्छे से उसको क्लोज कर देंगे विद द हेल्प ऑफ ड्रेसिंग। आई होप इट्स क्लियर। नाउ प्रिवेंशन ऑफ टिश्यू स्कीमिया। अब हमारी बॉडी को स्कीमिया से बचाना है। स्कीमिया क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ टिश्यू स्कीमिया। इसका मतलब है कि जब हमारी स्कीमिया इज अ कंडीशन जब हमारी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है, ब्लड में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रहा है, उस एक पर्टिकुलर प्लेस पे हमारा ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रहा है, तो स्कीमिया की कंडीशन अकर होती है, ठीक है। एलिवेटेड इंजर्ड एक्सट्रीमिटी अबव द लेवल ऑफ द हार्ट एंड परफॉर्म एक्टिव एक्सरसाइज टू बी एडिमा, ठीक है। अब एडिमा को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे? टिश्यू की में स्कीमिया ना हो, ठीक है, मतलब कि टिश्यू में हमारी ब्लड की सप्लाई कम ना होगा, ब्लड की सप्लाई टिश्यू में कम हो जाएगी, स्कीमिया हो जाएगा, तो नेक्रोसिस होने के चांसेस होते हैं, मतलब सेल डेथ होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो स्कीमिया से बचाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो जहाँ पे बर्न हुआ है उस एरिया को, जो भी एक्सट्रीमिटी है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे? अपने हार्ट के लेवल से उसको अबव कर देंगे, ताकि जो ये एक तरह का और एक्टिव एक्सरसाइजेस परफॉर्म करेंगे ताकि एडिमा जो हो वो कम हो सके और हमारा जो ब्लड सप्लाई है वो अच्छे से हो सके, ठीक है। इमीडिएट एक्सेस द डिस्टल एक्सट्रीमिटी परफ्यूजन। जो हमारी एक्सट्रीमिटीज है, सॉरी ये एक्सट्रीमिटीज है, ठीक है, तो डिस्टल जो पार्ट में एक्सट्रीमिटीज होती हैं, फिंगर, टोज, इनमें जो परफ्यूजन सही से हो रहा है नहीं हो रहा है वो हमें चेक करना है, ठीक है।
So now we are discussing the acute and intermediate phase. Acute और intermediate phase क्या है? आफ्टर बर्न जो 48 to 78 आवर्स होता है उसको हम एक्यूट और इंटरमीडिएट फेज कह रहे हैं, ठीक है। अब ये शुरू तब होता है जब पेशेंट जो होता है हीमोडायनेमिकली क्या होने लग जाता है, स्टेबल होने लग जाता है। हीमोडायनेमिकली स्टेबल का मतलब है जो पेशेंट का ब्लड प्रेशर है, जब पेशेंट का ब्लड फ्लो है और जो पेशेंट की हार्ट रेट है वो नॉर्मल आने लग जाती है, स्टेबल होने लग जाती है, प्रॉपर सर्कुलेशन होने लग जाता है बॉडी में, तो उसको हम हीमोडायनेमिकली स्टेबल कह रहे हैं। और जो उसकी कैपिलर की परमिएबिलिटी होती है, मतलब कैपिलर परमिएबिलिटी मतलब जो पहले पूरे के पूरे जो ब्लड में फ्लूइड था उसको आउट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में डाल दे रहा था, बट अब क्या है वो सही होने लग गया है। जो एसेंशियल चीजें हैं उसको क्या कर रहा है वो इन कर रहा है और अच्छी सी जो सब्सटेंस होते हैं उनको अपनी वॉल्स के थ्रू क्या कर रहा है, पास करने दे रहा है, ठीक है। देन उसका वो कैपिलर परमेबिलिटी जो है रिस्टोर हो चुकी है। देन डायलिसिस बिगिंस। डायलिसिस बिगिंस का मतलब है कि जो पेशेंट के जो किडनीज हैं वो अब पूरी तरह से अच्छे से एबल है कि वो जो एक्सक्रीशन है यूरिन का उसका प्रोडक्शन भी बढ़ के आ रहा है, सही से आ रहा है और ठीक अमाउंट पे आने लग गया है, ठीक है। और ये फेस में क्या होने लग जाता है, वुंड जो होता है कंटिन्यूस अंटिल वुंड क्लोजर इज अचीव्ड। और ये तब तक होता है जब तक जो वुंड है पेशेंट का, ये फेज तब तक चलेगा जब तक जो पेशेंट है उसका वुंड जो होता है पूरी तरह से क्लोज नहीं हो जाता है, ठीक है। नाउ इसमें हम इंटरवेंशन क्या क्या करेंगे, एक्यूट जो इंटरमीडिएट फेसेस में क्या क्या हम पेशेंट को करेंगे। सबसे पहले जो है वुंड की क्लीनिंग करेंगे। वुंड की क्लीनिंग कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी में हम क्या करें, पेशेंट को जो है वाटर का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, वाटर का यूज करते हैं जिससे कि वुंड की हीलिंग के लिए, पेन के मैनेजमेंट और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। इसमें जो होता है बर्न एरिया पे कंट्रोल्ड मतलब लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर डाला जाता है और उसको क्लीन किया जाता है डेब्रीज और जो बर्न वुंड्स होते हैं उनको, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक शावर कार्ड का यूज करते हैं एंड बेड बाथ कैन बी यूज टू वॉश अवे डेड स्किन एंड बैक्टीरिया। तो इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, शावर कार्ड ले रहे हैं, उसमें जो पेशेंट का हाथ है उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, हाइड्रोथेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं बेड में ही, ठीक है। बेड बाथ टाइप का दे रहे हैं, उसमें वॉश कर रहे हैं और डेड स्किन और बैक्टीरिया को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको हमें लिमिटेड टू 20 to 30 मिनट तक में करना है, ठीक है। प्रोसेसर किस लिए हो रहा है, तो प्रिवेंट चिलिंग ऑफ पेशेंट। इससे पेशेंट को क्या होगा, चिल महसूस होगा, तो ठंडक सी महसूस होगी और ये पेन के लिए भी मतलब अच्छा रहेगा कि उसके पेन को रिलीफ मिलेगा थोड़ा सा। तो हम ये हाइड्रोथेरेपी क्या क्या किस चीज के लिए अच्छा है, एक तो पेन के लिए हो गया, ठीक है, एक पेन के लिए हो गया, फिर दूसरा इन्फेक्शन से बचाने के लिए हो गया और हमारा किस चीज के लिए हो गया, वुंड की हीलिंग इससे अच्छे से होगी, ठीक है। इट इज इनकरेज टू परफॉर्म एक्टिव एक्सरसाइजेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ड्यूरिंग जो है हमारी हाइड्रोथेरेपी। तो कह रहे हैं कि हमें जो है इनकरेज करना है पेशेंट को कि वो जो एक्टिव एक्सरसाइजेस है वो करे जब हमारी हाइड्रोथेरेपी चल रही है, एक्सट्रीमिटीज में जब बर्न हो रहा है उस वक्त, ठीक है। तो हमें क्या करना है इसमें, एक्सट्रीमिटीज ड्यूरिंग हाइड्रोथेरेपी एक्टिव एक्सरसाइजेस करनी है जब हम पेशेंट को हाइड्रोथेरेपी दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, ये जो वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं ये एक यूनिक थेरेप्यूटिक एनवायरनमेंट देगा जिसकी वजह से जो मूवमेंट और हीलिंग है उसमें अच्छा महसूस होगा, ठीक है। ये हमारे जॉइंट में जो स्ट्रेस है और पेन को रिलीव करने में हेल्प करेगा और मसल की जो इंप्रूव करेगा, मसल की स्ट्रेंथ को, इंड्योरेंस को, जो रेंज ऑफ मोशन है उसमें भी इंक्रीज करेगा उसको और फ्लेक्सिबिलिटी को भी इससे इंक्रीज मिलता है। सर्कुलेशन अच्छा होता है जब हम एक्सरसाइज करेंगे ड्यूरिंग हाइड्रोथेरेपी, ठीक है। द नेक्स्ट इज मॉनिटर वाइटल साइंस बिफोर एंड आफ्टर हाइड्रोथेरेपी। हमें पेशेंट की जो वाइटल साइंस है उसको मॉनिटर करते रहना है जब हम पेशेंट को हाइड्रोथेरेपी दे रहे हैं और उसके बाद भी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ताकि ये ना हो सके कि हम अगर वाइटल साइंस देखेंगे तो पता चलेगा कि हाइड्रोथेरेपी देने से कहीं पेशेंट को प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही है, कोई उनके वाइटल्स में चेंजेस तो नहीं आ रहे उस चीज के लिए, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट इज हमारा जो है वो है हमारे टॉपिकल एंटीबैक्टीरियल थेरेपी। टॉपिकल एंटीबैक्टीरियल थेरेपी में क्या है, हम पेशेंट क्यों दे रहे हैं, एंटीबैक्टीरियल थेरेपी दे रहे हैं। टॉपिकल एंटीबैक्टीरियल थेरेपी में हम क्या करें, टॉपिकली कोई भी एंटीबैक्टीरियल जो है ऑनियामेंट या फिर जो भी चीज है उसको लगा रहे, ठीक है। अब सो इसमें क्या होगा, हमारा टॉपिकल बैक्टीरियल थेरेपी में ये क्यों यूज किया जा रहा है, रिड्यूस नंबर ऑफ बैक्टीरिया ऑन बर्न वुंड। हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, हमारा मेन मोटिव है कि हमारा जो वुंड हुआ है उसमें कोई भी इंफेक्शन ना हो, बैक्टीरिया से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, उसको कम करने के लिए, बैक्टीरिया को कम करने के लिए हम जो ये एंटीबैक्टीरियल थेरेपी है वो दे रहे हैं, ठीक है। प्रमोट करता है कन्वर्जन ऑफ ओपन डर्टी वुड्स एंड क्लोज क्लीन वुड्स, ठीक है। सो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो ओपन वुंड्स है और जो डर्टी वुंड्स है उनको क्या कर रहे हैं, हम क्लोज कर रहे हैं और क्लीन कर रहे हैं। इस वाले में कन्वर्ट कर रहे हैं ओपन और डर्टी इनटू क्लीन एंड ऑन क्लोज वुंड। इसमें हम क्या क्या टॉपिकल जो एजेंट्स उनका यूज कर सकते हैं, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर सल्फा डाई एस का यूज कर रहे हैं, मेफाइनाइड एसीटेट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। टॉपिकल एंटीबैक्टीरियल टॉपिकल्स में हम इन सब का यूज कर रहे हैं, ठीक है।
सो नाउ द नेक्स्ट इज वुंड ड्रेसिंग। तो वुंड ड्रेसिंग में क्या है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले वुंड को क्लीन करना है और जो बर्न एरिया है उसको क्या होना है, ड्राई होने देना है। क्लीन करने के बाद उसको ड्राई होने देना है, तब जाके हमें कोई टॉपिकल एजेंट्स अप्लाई करने हैं, ठीक है। वुंड को जो है सेवरल लेयर्स से कवर करना है, ड्रेसिंग जो करनी है उसके ऊपर 1-2 लेयर्स की ड्रेसिंग करनी है। अ लाइट ड्रेसिंग इज यूज्ड पॉइंट एरियाज टू अलो फॉर मोशंस, ठीक है। हमें क्या करना है, अलो फॉर मोशन। इसका मतलब है कि जो ड्रेसिंग करनी है हमें 2-3 लेयर्स की, वो क्या करनी है, ऐसे करनी है कि जो एरिया है वो आराम से क्या कर सके, मोशन कर सके, हिल सके, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज हमें क्या करना है, ड्रेसिंग को चेंज करना है हर 20 मिनट्स में। और हमें जब ड्रेसिंग चेंज और एनाल्जेसिक्स देने हैं पेन के लिए, और जब हम ड्रेसिंग चेंज करेंगे तो हमें पीपीई किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वेयर करना ही करना है। अगर पीपीई हम जो हैं वेयर नहीं करते हैं तो इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ सकते हैं और इससे पेशेंट सेप्टिक शॉक में जा सकता है। इन्फेक्शन के वजह से जो शॉक होता है उसे हम सेप्टिक शॉक कहते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में जा सकता है। देन आता है उसके बाद वुंड डिब्राइडमेंट। वुंड डिब्राइडमेंट मैंने ऑलरेडी बताया है, जैसे कि रिमूव टिश्यूज़ को और कंटेमिनेटेड बैक्टीरिया और फॉरेन बॉडीज़ को रिमूव करने के लिए जो प्रोसीजर किया जाता है उसे हम वुंड डिब्राइडमेंट कह रहे हैं, ठीक है। Thank you, and I hope you love this video, and if there is any query regarding this video or another videos and you want any improvement in videos, so you can comment down. And thank you for watching us.